नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपने फिल्मों के लिए कलाकारों का ऑडिशन या फिर स्क्रीन टेस्ट लिए जाने की बात बहुत सुनी होगी, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि कहीं कत्ल के लिए कातिलों का ऑडिशन लिया गया तो इसे आप क्या कहेंगे? ये यकीनन एक अजीब और हैरान करने वाली कहानी है। दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद में एक कत्ल के लिए जो साजिश रची गई, उसमें बाकायदा कातिलों का ऑडिशन लिया गया, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई और जिस कत्ल के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाएं वो साजिश कैसी होगी ये समझना मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं आवाज़ नंबर 1 की। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। राकेश हमारे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो रुपयों का इंतजाम कर लो। और आवाज़ नंबर 2 जो थी वो थी, हमने राकेश को उठा लिया है, रुपयों का इंतजाम कर लो वरना बुरी खबर के लिए तैयार रहो। ऐसी बात सुनकर प्रत्येक इंसान घबरा जाएगा, क्योंकि ये ऐसी बात है, एक ऐसा किडनैपिंग का सिलसिला है जो शुरुआत से मतलब लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कहां तक इंसान को पहुंचाता है, घर वालों को किस तरीके से परेशान करता है, शायद जिसके साथ होता है वही जान सकता है। अब हम बात करेंगे आवाज़ नंबर 3 की। राकेश हमारे पास है, चुपचाप रुपयों का इंतजाम कर लो, अगर कोई चालाकी दिखाई तो राकेश घर नहीं लौटेगा। ये शायद इस दुनिया का पहला ऐसा कत्ल होगा जिसमें मास्टरमाइंड ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने से पहले बाकायदा अपने गुर्गों का ऑडिशन लिया, या फिर यूं कहें कि उनका वॉइस टेस्ट करवाया और उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा। गुर्गों ने कुछ इसी अंदाज में अपने आका की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की और फिर मास्टरमाइंड ने एक शख्स के मौत के परवाने पर दस्तखत भी कर डाला। दिमाग घुमा देने वाली कत्ल की इस साजिश को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए पूरे मामले को शुरू से जानना होगा। हम बात कर रहे हैं 20 फरवरी 2024, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राकेश इस रोज काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले, लेकिन फिर लौट कर वो नहीं आए। घर वालों ने पहले उनका इंतजार किया, लेकिन जब राकेश का फोन भी स्विच ऑफ हो गया तो उन्होंने राकेश के दोस्त और उनके साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले राजू उपाध्याय को कांटेक्ट किया। अब राजू का राकेश के साथ रोज का उठना बैठना था, तो राकेश की इस रहस्यमय गुमशुदगी से राजू भी हैरान हो गया और उसने घर वालों के साथ मिलकर राकेश को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। राजू ने बताया कि उसने कई बार राकेश को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अब राकेश के घर वालों के साथ मिलकर राजू ने अपने दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में जाकर के दर्ज करवा दी, लेकिन अभी पुलिस राकेश का कुछ पता लगा पाती तब तक मामले में खतरनाक ट्विस्ट आ गया था। राकेश के घर वालों के पास अब अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आने लगे। कॉल करने वालों ने राकेश को अगवा कर लिए जाने की बात कही, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, और कहा कि अगर उन्होंने पुलिस को बताने की जरा भी गलती की तो वो राकेश की हत्या कर देंगे। अब ऐसे फोन कॉल से घर वालों का बुरी तरीके से डर जाना लाजिमी था। बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। लिहाजा अब घर वाले चुपचाप राकेश को अगवा करने वाले लोगों के अगले कॉल का इंतजार करने लगे, यानी कि वो चुपचाप शांत बैठ गए, ना तो पुलिस के पास दोबारा गए और ना तो किसी से अपनी बात शेयर की। हालांकि आप ये मान सकते हैं चुपचाप घर में बैठकर सिर्फ फोन कॉल आने का इंतजार करने लगे कि किडनैपिंग करने वाले लोगों का शायद फिर से फोन आए, फिर पैसे की डिमांड हो, फिर बातचीत की जाए कि आखिर पैसा लेकर के कहाँ पहुँचना और कितना पैसा देना है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद आप सुनेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। इधर वक्त गुजरता रहा, लेकिन ना तो राकेश का कुछ पता चला और ना ही उसे किडनैप करने वाले लोगों ने फिर से उनके घर वालों के पास कोई कॉल किया, तो उनकी फिक्र बढ़ गई। घर वाले परेशान होने लगे कि आखिर दोबारा फोन भी नहीं आया, फिक्र बढ़ गई। अब कॉल वाली बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर उन्हें ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर दिक्कत ये थी कि जिस भी नंबर से राकेश के घर वालों को एक बार भी कॉल किया गया था वो सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ हो चुके थे, यानी चाह कर भी पुलिस इस तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। अब राकेश के घर वालों को इस गुमशुदगी को लेकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। प्रॉपर्टी कारोबार को लेकर राकेश की कई लोगों से अनबन भी रही थी। ऐसे में घर वाले सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश से रंजिश रखने वाले लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया हो। खुद राकेश के दोस्त राजू का भी कुछ ऐसा ही सोचना था, और फिर इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए घर वालों ने कोर्ट में राकेश के दुश्मनों के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी। अब मतलब कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है और राकेश का कुछ पता भी नहीं है। अब आगे की कहानी क्या होगी? उधर गाजियाबाद पुलिस अब भी इस मामले में पूरी तरह से क्लूलेस थी। लाख कोशिश करने के बावजूद उसके पास इस गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं था, और तब पुलिस ने एक रोज राकेश के दोस्त राजू के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला लिया। उसने सोचा ऐसा तो नहीं राजू आसपास हमेशा रह रहा है, घर वालों के साथ ढूंढ रहा है और जिगरी दोस्त है, तो ऐसा नहीं कि हो सकता है कुछ राजू ने किया हो राकेश के साथ।
पुलिस भी सोचने पर विवश हो जाती। हालांकि पुलिस का काम है एक दूसरे के ऊपर शक करना। कातिल को पकड़ने के लिए किसी न किसी के ऊपर शक किया जाएगा, तभी कातिल शायद जुर्म कबूलेगा और शायद पुलिस के गिरफ्त में आएगा। पुलिस ने अब राजू के मोबाइल फोन की CDR और लोकेशन चेक की और ये देखकर पुलिस हैरान रह गई। 20 फरवरी को जिस रोज राकेश अपने घर से गायब हुआ था, उस रोज राजू पूरे दिन राकेश के साथ ही था। यानी दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन गाजियाबाद और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर साथ साथ नजर आ रही थी। अब हैरानी और बढ़ गई और पुलिस के लिए थोड़ा आसान भी होने लगा था। पुलिस ने सोचा कि शायद राकेश का खास दुश्मन राजू ही है। पुलिस को थोड़ा आसान होने लगा और पुलिस ने राजू को गिरफ्तार भी कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन पुलिस लेकर के जाती है और जब अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है तो ये सारा का सारा जुर्म राकेश का जो कत्ल हुआ था उसके विषय में जो कहानी थी, वो कहानी पूरी की पूरी स्टोरी वो सुनाता है। हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरीके से वो कहानी सुनाता है और किस तरीके से राजू ने अपने दोस्त यानी जिगरी दोस्त का कत्ल किया। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों के ऊपर भी कि आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे। जब जिगरी दोस्त ऐसा कदम उठा सकता है, आपको मौत के घाट उतार सकता है, तो आखिर किसके ऊपर आप भरोसा करेंगे। यानी कि दोस्तों के ऊपर से भी लोगों का इसी तरीके से भरोसा उठ जाएगा। सवाल दोस्तों के ऊपर उठते हैं, लेकिन सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ निकल जाते हैं। अब कुछ में सारे लोगों की गिनती होने लगती है। खैर कहानी जो है उस कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जिस समय राजू को पुलिस ने अरेस्ट किया तो सबसे पहले तो पुलिस को अपनी बेगुनाही के झूठे सबूत दिखाता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने उनका असली सबूतों से सामना करवाया तब राजू टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि अपने दोस्त और पार्टनर की गुमशुदगी में असल में उसी का हाथ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पूछताछ में राजू ने खुलासा किया कि उसने अपने दोस्त राकेश को सिर्फ गायब ही नहीं किया बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया है। अभी तक ये था कि शायद किडनैप करने वाले लोगों ने किडनैप किया है, लेकिन जिस समय राजू गिरफ्तार हुआ तो राजू ने जब अपना मुंह खोला तो उसने बताया कि हमने अपने दोस्त का कत्ल भी कर दिया है। राजू ने बताया कि उसने राकेश की हत्या 20 फरवरी को ही कर दी थी और उसकी लाश गाजियाबाद के पास से बहने वाले गंग नहर में ठिकाने लगा दी थी। लेकिन ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात थी। एक दोस्त जिस पर खुद राकेश और उसके घर वाले हद से ज्यादा भरोसा करते थे, जो राकेश की गुमशुदगी के बाद उसे ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा भाग दौड़ करता रहा, यहां तफ्तीश में राकेश के कत्ल के लिए उसी का चेहरा बेनकाब हो चुका था। सवाल था आखिर क्यों राजू उपाध्याय ने राकेश का कत्ल कर दिया। दोस्त थे तो फिर दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई। कत्ल के बाद वो क्यों राकेश को ढूंढने का नाटक करता रहा, और सबसे अहम यह कि अगर ये कत्ल राजू ने ही किया था तो फिर राकेश की गुमशुदगी को अपहरण बताकर उसके घर वालों को धमकाने वाले लोग जो थे, राकेश के घर वालों को वो बार बार फोन क्यों कर रहे थे। तो इस तफ्तीश में इन सवालों का भी खुलासा हो गया। पता चला कि 20 फरवरी को राजू ही राकेश को अपने साथ दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद अपने दफ्तर में लेकर गया था और वहां धोखे से शराब में जहर मिलाकर पिला दिया था। लेकिन इसका इरादा राकेश का कत्ल जहर से करने का नहीं था, लिहाजा पहले उसने उसे जहर पिलाया और फिर एक के बाद एक एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई के 6 इंजेक्शन लगा दिए। अब जाहिर है जब किसी इंसान को जहर देने के बाद बेहोशी के इतने सारे इंजेक्शन लगा दिए जाएं तो फिर तो उसकी मौत होनी निश्चित है। तो बेहोशी की इस दवा की हैवी डोज का असर यह हुआ कि दिलशाद गार्डन में ही राकेश की जान चली गई। अब कत्ल तो हो चुका था, लेकिन तफ्तीश में सच्चाई सामने आ जाने का खतरा था। लिहाजा राजू ने राकेश की गुमशुदगी को अलग अलग मोड़ देने की कोशिश की और इसी काम के लिए उसने अपने कुछ गुर्गों का ऑडिशन भी लिया था। असल में राजू कुछ ऐसे लोगों को चुनना चाहता था जिनकी आवाज रौबदार हो और जो फोन पर राकेश के घर वालों को राकेश के अपहरण की बात बताकर उन्हें डरा सके। तो राजू के गुर्गों ने इस काम को बाखूबी किया। पहले राजू के सामने अपना वॉइस टेस्ट दिया और फिर राकेश की हत्या के बाद उसके घर वालों को फोन कर डराते और मामले को उलझाते रहे। उधर राजू तो खैर साये की तरह राकेश के घर वालों की मदद का नाटक कर रहा था। उसी ने घर वालों के साथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और कोर्ट में राकेश के कुछ कारोबारी दुश्मनों के खिलाफ उसके घर वालों से याचिका भी दायर करवा दी थी। एक तरह से देखा जाए तो अपने अपने इरादे में काफी हद तक कामयाब भी हो रहा था।
और यही वजह रही कि राकेश के असली कातिलों तक पहुंचने में गाजियाबाद पुलिस को करीब 4 महीने का समय लग गया। पुलिस राजू उपाध्याय के साथ इस कत्ल में शामिल अनुज गर्ग, कृष्ण अग्रवाल और हरीश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कत्ल का मोटिव बेहोशी की दवा से कत्ल की साजिश और राकेश की लाश का सवाल अभी बरकरार था। तो खैर जल्द ही उसका भी खुलासा हो गया। आखिर दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपने ही बिजनेसमैन पार्टनर और दोस्त की हत्या क्यों कर डाली, वो भी तब जब उनमें किसी बात को लेकर कोई अनबन तक नहीं थी। इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला है। एक दोस्त के दुश्मन बनने की कहानी की शुरुआत हुई एक पावर ऑफ अटॉर्नी से। राकेश और राजू उपाध्याय साथ में प्रॉपर्टी का काम तो करते थे, अच्छे दोस्त भी थे। राकेश के पास मुरादाबाद में एक प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास थी। राकेश इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। उसने एक रोज इस प्रॉपर्टी को लेकर राजू से बात की और उसे किसी ग्राहक की तलाश में अपनी प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया। बस यही बात राजू के मन में उस प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा लालच आया कि उसने राकेश के साथ अपनी सारी दोस्ती भुला दी। उसने सोचा कि अगर राकेश को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ सकती है। इसी सोच में राकेश की कत्ल की साजिश रचनी शुरू कर दी राजू ने। अब सोचा जाए तो राजू बेहद शातिर भी था। उसने कत्ल के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की। सबसे पहले तो उसने यही तय किया कि वो राकेश की जान सामान्य तरीके से नहीं लेगा, बल्कि कुछ ऐसे लेगा जिससे कत्ल का शक ही ना हो। इसके लिए उसने एक कंपाउंडर से बात की। उसे राकेश को एनीस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के लिए राजी किया और उसे बदले में एक एम्बुलेंस देने का वादा किया। कंपाउंडर लालच में आकर कत्ल में राजू के साथ होने को तैयार हो गया। इस तरह उसने कत्ल के बाद मामले को भटकाने के लिए ऐसे आदमी की तलाश की जो राकेश के घर वालों को धमकी भरे कॉल कर सके, और इसके लिए उसने बाकायदा कुछ लोगों का ऑडिशन लिया और उन्हें भी रुपए का लालच दिया। शराब की बोतलें गिफ्ट कर दी। वो इस काम के लिए कोई रौबदार आवाज चाहता था ताकि राकेश के घर वालों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। कत्ल के बाद राजू ने अपने गुर्गों की मदद से राकेश की लाश उसी की क्रेटा कार में रखी और उसे मुरादाबाद नगर की गंग नहर में फेंक आया और फिर उसकी कार शालीमार गार्डन इलाके में पार्क कर फरार हो गया। इत्तेफाक देखिए कि इधर जब राकेश के घर वाले उसकी तलाश में लगे थे, उसकी लाश गंग नहर में फेंकी जा चुकी थी और उन्हीं दिनों बुलंदशहर पुलिस ने वो लाश बरामद भी कर ली थी, लेकिन तब उस लाश की कोई पहचान नहीं हो सकी थी। बुलंदशहर पुलिस ने उस लाश को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। हालांकि बाद में राकेश के घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों और दूसरी चीजों से उसकी लाश की पहचान तो कर ली, लेकिन पहचान करने के बाद कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था और उस बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका था। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस ने नहर से बरामद लाश के जो सैंपल अपने पास रखे हैं उससे राकेश के घर वालों का डीएनए टेस्ट किया जाना है, ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि लाश राकेश की है या किसी और की। यानी इस मामले को पुलिस ने पूरी तरह से सुलझा तो लिया है, लेकिन एक दोस्त की इस बदनीयती की कहानी ने सभी को हैरान कर दिया है। खैर, इस घटना से हम लेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।